बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाक स्टडी का हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। वतन अज़ीज़ के इब्तदाई मसाइल। पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया 1947 में तो इंतहाई कमज़ोर पोजीशन थी। कुछ तो ऐसे हालात पैदा हो गए और कुछ जानबूझकर पाकिस्तान के लिए पैदा किए गए। हत्ता कि हिंदू अकाबरीन का ये कहना था कि पाकिस्तान साल 2 साल बाद चीख चलाकर ये दरख्वास्त करेगा कि हमसे अपना निज़ाम नहीं चल रहा, तो आप मेहरबानी करके इसको मुत्तहिदा हिंदुस्तान के साथ वापस शामिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो सका और ना ही हो सकता था, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आने वाला मुल्क इंशाअल्लाह इस दुनिया में रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। सबसे पहले हम इसका पस मंज़र देखेंगे कि पस मंज़र में हमें पता चले कि ये क्या हालात किस तरह के पैदा हुए। तो इसमें सबसे पहले हमें पस मंज़र में 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत सूबों की असम्बलियों को यह फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया था कि वो नई वजूद में आने वाली दोनों मुमलकतों हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होने का फ़ैसला कर लें। पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बलियों ने भारी अक्सरियत से पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया। ताहम चूँकि दोनों सूबों के गैर मुस्लिम अज़ला के नुमाइंदों ने सूबों की तकसीम का मुतालबा किया, इसलिए 30 जून 1947 को दोनों सूबों के लिए अलग अलग हदबंदी कमीशन कायम किए गए, जिनका मुश्तरका सरबराह एक बरतानवी वकील सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। तकसीम के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो नहायत गैर मुनसिफाना था। कायद-ए-आज़म ने तजवीज़ पेश की थी कि तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा के किसी गैर जानबदार कमीशन से कराई जाए। इनकी दूसरी तजवीज़ ये थी कि हदबंदी के लिए बरतानवी अदालत-ए-उज़्मा प्रिवी कौंसिल के जजों को दावत दी जाए। ये दोनों तजावीज़ बरतानवी हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। वासराय लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस के लिए हमदर्दी के जज्बात रखता था। उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ था और कांग्रेस ने उसे ये इशारा भी दिया हुआ था कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम के बाद आप हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल होंगे। पाकिस्तान तो ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता था कि कोई कायद-ए-आज़म की जगह अंग्रेज़ हो, लिहाजा उसका झुकाव उस तरफ था और इस चीज़ का उसने हर कदम पे जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस के लिए हमदर्दी के जज्बात रखता था, इसलिए उन्होंने एक ऐसे शख्स को हदबंदी के लिए मुंतखब किया जो बरसगीर के हालात के बारे में कतई बेखबर था और इससे पहले कभी हिंदुस्तान नहीं आया था। ज़ाहिर है माउंटबेटन अपने आला मनसब से फ़ायदा उठाकर एक ऐसे शख्स के फ़ैसलों पर आसानी से असरअंदाज हो सकते थे और उन्होंने अमलन ऐसा किया भी। मसले की मुनसिफाना पोजीशन ये थी कि सूबों की तकसीम नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऐसा करना ज़रूरी भी था तो इसके लिए कम अज़ कम इन असूलों की पैरवी ज़रूर की जानी थी जो माउंटबेटन ने ख़ुद 3 जून के मंसूबे का ऐलान करते हुए अपनी तकरीर में ये बात मानी थी। माउंटबेटन ने गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर, तहसील ज़ीरा और तहसील फ़ाज़िलका पर पाकिस्तान का हक़ खुद तस्लीम किया था। रेडक्लिफ अवार्ड और नाइंसाफ़ियाँ। रेडक्लिफ ने इलाकाई हदबंदी के बारे में अपने रेडक्लिफ अवार्ड और उसकी जो नाइंसाफ़ियाँ थीं, रेडक्लिफ ने इलाकाई हदबंदी के बारे में अपने फ़ैसले का ऐलान 17 अगस्त को किया। इस फ़ैसले में पाकिस्तान के साथ मदरजा झैल नाइंसाफ़ियाँ की गईं। क्या हुआ? तमाम असूलों को बालाए ताक रखते हुए पंजाब, गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर के अज़ला नीज़ ज़ीरा और फ़ाज़िलका की तहसीलें भारत में शामिल कर दी गई। मशरक़ी हिस्से में कलकत्ता शहर, ज़िला मुर्शिदाबाद और नदिया के इलाके भारत के हवाले कर दिए गए। हालांकि इन तमाम इलाकों पर पाकिस्तान का वाज़ेह हक़ बनता था। रेडक्लिफ 8 अगस्त तक फ़ैसलों को हतमी शक्ल दे चुके थे। हदबंदी कमीशन में मुस्लिम लीग के नुमाइंदे जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे। उन्होंने बाद में ये इंकशाफ भी किया कि रेडक्लिफ, फ़िरोज़पुर और ज़ीरा नीज़ जुज़वी तौर पर
तहसील फाजिल्का और फ़िरोज़पुर हेड वर्क पाकिस्तान में शामिल करने पर आमादा हो चुके थे। लेकिन जब 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ अवार्ड का ऐलान किया गया तो ये तमाम इलाके हिंदुस्तान के हवाले कर दिए गए। मुबस्सरीन कहते हैं कि यह सब कुछ माउंटबेटन के दबाव पर किया गया। मंदरजा झैल इलाकों के बाला इलाकों के अलावा अखबार पाकिस्तान टाइम्स ने कुछ और इलाकों में भी नाइंसाफ़ी की निशानदेही की थी। मसलन तहसील बटाला में मुस्लिम अक्सरियत 55% थी। बटाला शहर मुसलमानों का सनती मरकज़ था। अमृतसर की तहसील अंजाला में मुस्लिम अक्सरियत 60% थी। ये सब इलाके हिंदुस्तान को दे दिए गए। गलत तकसीम के नताइज क्या हुए? गलत तकसीम जब की गई तो उसका सबसे पहला नतीजा तनाज़ा कश्मीर जहाँ के पे मुसलमानों की अच्छी खासी अक्सरियत थी, लेकिन चूँकि उस रियासत का राजा हिंदू था तो उसने हिंदुओं के साथ साजबाज करके कश्मीर का ऐलान जो है वो इंडिया के साथ कर दिया, जिसकी वजह से आज तक ये मसला बना हुआ है। और ज़िला गुरदासपुर हिंदुस्तान को ना दिया जाता तो हिंदुस्तान के लिए कश्मीर पर कब्ज़ा करना किसी तरह भी मुमकिन ना होता। इस तरह कश्मीर भारत से कट जाता। कश्मीर को भारत से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता गुरदासपुर की तहसील पठानकोट ही से होकर गुजरता था। कलकत्ता के सनती शहर से महरूमी। कलकत्ता जो कि एक बहुत बड़ा सनती शहर था और उसमें 25% मुसलमान और 60% अछूत थे। अछूत अपने आप को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। रेड क्लिफ ने उन अछूतों के जज्बात की परवाह किए बगैर कलकत्ता को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। हिजरत के मसाइल पैदा हुए जब गैर मुतवक्के तकसीम होगी। जब पता हो कि ये तकसीम होनी है तो लोग पहले से हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर अपना पहले से ज़हन बना लेते हैं, काम करते हैं। लेकिन गैर मुतवक्को तकसीम हुई, जिसकी वजह से जब हिजरत हुई तो हिजरत में बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर वो जो नकल मकानी हुई और इस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कत्ल व गारत का सामना भी मुसलमानों को करना पड़ा। और पाकिस्तान की मुआशी और पाकिस्तान के लिए इस तरह से मुआशी और मुआशरती मसाइल पैदा हो गए। इंतज़ामी मसाइल में आप देखें तो सबसे पहले आता है मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए जो मुल्क की मशीनरी है। सबसे पहले तो जो सरकारी वर्कर्स थे उनमें ज़्यादातर हिंदू थे। वो हिजरत करके चले गए। न सिर्फ वो चले गए बल्कि जाते जाते बहुत सारा सरकारी रिकॉर्ड जला कर चले गए, तलफ करके चले गए। मजबूरन हमें यहाँ पे अपने इंतज़ाम चलाने के लिए अंग्रेज़ ऑफिसर्स की खिदमात हासिल करना पड़ी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब अपना आदमी ना हो तो दूसरों के साथ दूसरों से वो काम नहीं चल सकता। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फ़ौज के कमांडर इन चीफ जो है वो एक अंग्रेज़ थे। जब कायदे आज़म ने 47 में उन्हें कश्मीर पर जो है वो फ़ौज भेजने का हुक्म दिया तो उन्होंने कायदे आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अगर वहाँ उस अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ की जगह कोई मुसलमान होता या पाकिस्तानी होता तो क्या वो कायदे आज़म के हुक्म की अदूली करता, हुक्म अदूली करता? बिल्कुल ऐसा नहीं था। आज़ादी के फ़ौरन बाद कराची को दारुल हुकूमत बनाया गया, जहाँ एक रियासत का इंतज़ाम चलाने के लिए दरकार इब्तदाई सहूलतें भी मौजूद नहीं थी। फ़ौजी बारकों और खैमों में हुकूमत के दफ्तर कायम किए गए। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला दफ्तरी साजो सामान भी रोक लिया। सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि कागज़ तक मौजूद नहीं थे और कागज़ जोड़ने के लिए पुराने लोग बताते हैं, किसी की एक मैंने तकरीर सुनी थी, वो बता रहे थे कि हमारे पास पेपर पिन नहीं थी, हम कीकर के कांटों के साथ कागज़ नथी करते थे। किस कदर मुश्किल हालात हैं बच्चों। अगर आप सोचो कि वो किस तरह से मुल्क को एक तिनका तिनका जोड़ कर बनाया गया है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें महसूस होता है कि आज हमारी मुमलकत खुदादाद, कितना प्यारा पाकिस्तान हमारे अकाबरीन ने हमें कितना प्यारा डेवलप करके दिया है। अब इसकी हिफाजत आपका काम है। मुल्क छोड़कर जाने वाले बाज़ मुलाजमीन दफ्तरी रिकॉर्ड ज़ाया कर गए। बहुत सारा रिकॉर्ड जो भारत से पाकिस्तान लाया जा रहा था वो रास्ते में इंतहा पसंद हिंदुओं ने तलफ कर दिया। भारत ने पाकिस्तान आने वाले मुलाजमीन को पाकिस्तान पहुँचाने के लिए हवाई जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया। लिहाजा बरतानिया से जहाज़ किराए पर लेकर मुलाजमीन को और ज़रूरी रिकॉर्ड को पाकिस्तान पहुँचाया गया। मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला जब तकसीम होती है तो 55 लाख
मुहाजिरीन पाकिस्तान से हिजरत करके भारत जाते हैं, जबकि 65 लाख मुहाजिरीन भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के ऊपर 10 लाख मुहाजिरीन का एक अजाफी बोझ पड़ जाता है। इन मुहाजिरीन को एडजस्ट करना, मैं अक्सर बताता होता हूँ, अगर हमारे घर में 10 मेहमान आ जाएं तो आप लोग देखते हो, अपनी चारपाइयों को देखते हो, बिस्तरों को देखते हो, 10 लाख मुहाजिरीन का पाकिस्तान में आ जाना, उनकी एडजस्टमेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ा जज्बा दिया हुआ है। वो जज्बा जो ग़ज़वा बदर में था, वो जज्बा दिया हुआ है कि वो किस तरह से दूसरों के लिए खिदमात अपने, उनको हर शहर में एडजस्ट किया गया। 10 लाख मुहाजिरीन को रेफ्यूजी कैंप जो है वो फ़ंड कायम किया गया, उनके लिए कैंप्स बनाए गए, फ़ंड कायम किया गया, लोगों ने दिल खोल कर उस फ़ंड में अतिया दिया और उस तरह से उनकी एडजस्टमेंट जो है वो बन गई। असासों की तकसीम का मसला, जब दो भाई अलग होते हैं, जब दो मुमलकतें अलग होती हैं तो उनका कुछ ना कुछ कोई एक विरासत होती है, कोई असासा होता है, उसकी तकसीम की जाती है। लेकिन वहाँ पर भी बड़ी डंडी मारी गई और पाकिस्तान के हिस्से का जो असासे थे वो भारत ने हमें देने के लिए उसने हीलो हुज्जत से काम लिया। हत्ता कि उनके अपने लीडर गांधी जी ने हुकूमत हिंद पर इस रकम की अदायगी के लिए दबाव डाला, तो उस वक्त हमें 50 करोड़ की रकम जो है वो दी गई। फिर भी हमारे 5 करोड़ जो है वो भारत के पास बाकी रह गए, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बनने वाला जो कर्ज था 20% वो उन्होंने हमारी रकम में से काट लिया। कर्ज ज़रूर काट लिया लेकिन हमारे हिस्से की रकम ना दी। फ़ौजी साजो सामान की तकसीम, फ़ौजी साजो सामान की तकसीम जो है वो उस वक्त ज़ाहिर है मुल्क में कितने हवाई जहाज़ हैं, कितने टैंक है, फ़ौज की तकसीम किस तरह से है, फ़ौजी असासे क्या हैं, उसकी तकसीम भी नहीं अच्छे तरीके से की गई। बल्कि इस मकसद के लिए एक कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल आकनेलिक की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई। जब फील्ड मार्शल ने फ़ौज की तकसीम से मुतल्लिक अमली कार्रवाई शुरू की तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस कमेटी की कोशिशों को नाकाम बना दिया और फील्ड मार्शल ने उस वक्त अपना दफ्तर बंद करके वो इंग्लिस्तान चले गए और 28 सितंबर 1947 को आकनेलिक ने हुकूमत बरतानिया की रिपोर्ट भेजते हुए लिखा कि हिंदुस्तान की मौजूदा काबीना पुख्ता इरादा कर चुकी है कि जहाँ तक उसका बस चलेगा मुमलकत पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर खड़ा नहीं होने देगी। भारत के लीडरों, वज़ीरों और सिविल अफसरान ने अफवाज की तकसीम के काम में रोड़े अटकाने की मुसलसल कोशिश की है। कमेटी के चले जाने के बाद हिंदुस्तान मनमानी के लिए आज़ाद हो गया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने असला और फ़ौजी ज़खायर से पाकिस्तान को इसके हिस्से से बहुत कम, नाकारा और टूटा फूटा कुछ सामान भेजा। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले बहरी और हवाई जहाज़ों की हालत भी इंतहाई नागुफ्ता बे थी। तकसीम के वक्त मुल्क में असला साजी के 16 कारखाने थे, वो सब के सब हिंदुस्तान के कब्ज़े में चले गए। इस तरह पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक बहुत ही छोटी और वसाइल के लिहाज से कमज़ोर फ़ौज के साथ किया। नहरी पानी का मसला, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो नहरी निज़ाम था वो दुनिया का एक बहुत बड़ा निज़ाम था, लेकिन तकसीम की वजह से वो कट गया। कुछ नहरें उधर रह गई, कुछ इधर रह गई। बरतानवी दौरे हुकूमत में दरियाए सिंध के तास में पानी फराम करने वाली नहरें एक मरबूत निज़ाम की शक्ल में काम करती थीं और इस ज़माने में ये दुनिया भर में आबादी का सबसे बड़ा निज़ाम था। 47 में यह निज़ाम 2 हिस्सों में कट गया, जिसके नतीजे में 3 दरियाओं सतलज, ब्यास और रावी के बालाई हिस्से और बहुत से नहरी हेडवर्क्स हिंदुस्तान के कब्ज़े में चले गए। मसलन रावी का माधोपुर हेडवर्क्स और सतलज का फ़िरोज़पुर हेडवर्क्स हिंदुस्तान को दे दिए गए। 47 के आखिरी दिनों में कश्मीर पर भारत के कब्ज़े के नतीजे में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई, क्योंकि चिनाब और जेलम के बालाई हिस्से में भारत के इलाके में चले गए। इस तरह भारत ने पाकिस्तान की ज़रई मईशत को तबाह करने की सलाहियत हासिल कर ली, जिसका पहला अमली मुज़ाहिरा उसने अप्रैल 48 में किया, जब उसने लाहौर के नवाई इलाकों का पानी कई हफ्ते तक बंद रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि हज़ारों एकड़ रकबे पर हमारी खड़ी फसलें तबाह हो गई। रियासतों के इल्हाक का मसला, रियासतों को किस तरह से इजाज़त दी गई कि आप अपना इलाक कर लो।
इनमें सबसे पहले 3 रियासतें आती हैं। सबसे पहले कश्मीर है। कश्मीर की रियासत जिस वक्त यहाँ पे बरतानवी हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो उस वक्त छोटी बड़ी 580 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, 580 रियासतें थीं। इन रियासतों से कहा गया कि वो अपने अपने हालात के मुताबिक हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी के साथ इलाक़ कर लें या आज़ाद रहने का फ़ैसला कर लें। 15 अगस्त 1947 तक अक्सर रियासतों ने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लिया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो बर वक्त फ़ैसला न कर सकीं। फ़ैसले में ये ताख़ीर बाद में दोनों मुल्कों के लिए सख्त मुश्किलात का बायस बनी। वो रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर थी। इन तीनों रियासतों के इल्हाक का जो है वो अलग अलग क्वेश्चन बनता है, इनको अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ मसाइल के हवाले से देखेंगे। तो ये वो इब्तदाई मसाइल थे जो एक नई बनने वाली ममलकत को दरपेश आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म की वो जो एक दूरबीन निगाह थी, जिन्होंने महसूस कर लिया था कि इन मसाइल के ऊपर किस तरह से काबू पाना है। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि इन मसाइल के ऊपर किस तरह से काबू पाया गया, बल्कि बहुत आसान है। सबसे पहले कायद आज़म ने हुकूमत साजी का फ़ैसला किया कि हम एक मजबूत हुकूमत बनाते हैं और वो हुकूमत जो है वो इन मसाइल के ऊपर अपना जो है वो काबू पा लेगी। तो इस तरह से दस्तूर साजी की गई। अपना एक आइन बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और फिर हुकूमत साजी की गई, वज़ीर आज़म बनाए गए, काबीना तश्कील दी गई और तमाम उन लोगों ने, वो जो डेडिकेटेड लोग थे कायद आज़म के हमरा, उन्होंने अपना अपना टास्क लिया और अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दिया। और बहुत जल्द हमने इन सारे मसाइल के ऊपर कायद आज़म और आपकी टीम ने इन मसाइल के ऊपर अपनी दूरबीनी की वजह से काबू पा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मसाइल हल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई। कायद आज़म ने किस तरह से सरकारी मुलाजमीन के अंदर रूह फूंकी, किस तरह से अवाम जहाँ कहीं गए, अवाम की मोटिवेशन, हौसला अफजाई, कि उन्हें पता था कि आप बिल्कुल बेजारो मददगार हो, बिल्कुल आप अल्लाह ताला आपका हामी है, लेकिन आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे। इंशाअल्लाह हम तिनका जोड़कर इस रहती दुनिया तक कायम रहने वाली इस रियासत पाकिस्तान को हम मजबूत से मजबूत तर करते चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। कायद आज़म ने 1 साल के अंदर अपनी कौम को बहुत मजबूत कर दिया और इन तमाम मसाइल के ऊपर जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे उनके ऊपर उन्होंने काबू पा लिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इस काम को आप साथ साथ करते जाएं। बहुत सारी ऐसी तफसील है जो मैं छोड़ गया हूँ, इस वजह से कि आपने बुक्स को पढ़ना है, आपने इस चैप्टर को बारीक बीनी से पढ़ना है। आगे जब मैं टॉपिक शुरू करूँ तो आपने उस टॉपिक को पढ़ा हुआ हो। तो इस तरह से जब आप काम करेंगे तो हमारा काम आसान होगा। टीचर्स बता रहे हैं कि अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो रिस्पांस उस तरह का नहीं दे रहे, हत्ता कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें आवाज़ नहीं थी, लेकिन हमें किसी एक बच्चे ने भी रिस्पांस नहीं किया कि ये आपने क्या वीडियो चलाई है, इसकी साउंड नहीं है। तो इस तरह से पता चल सकता है कि आप सरसरी सा देख रहे हो, बस ओके कर देते हो कि एक चीज़ आई है, लेकिन क्या उसे सुनना भी है। तो बाकी पहले चैप्टर की असाइनमेंट आपको पता है मैंने आपको दी हुई है और उसके लिए मैंने आपको 5 जुलाई का टाइम दिया हुआ है। जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। बच्चों ने सबमिट करवानी शुरू कर दी हैं, मैं उनको चेक करके वापस कर रहा हूँ। तो आप ये काम साथ साथ करते जाएं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये काम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो वो करें। बाकी ये काम आप सारे का सारा आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, उर्दू में भी कर सकते हो। असाइनमेंट इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। बुक आपके पास इंग्लिश में भी हो सकती है और उर्दू में भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी।